हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इस लेसन का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ इन दोनों टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था लाइन्स ऑफ फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दोनों एक ही होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों भी क्या है, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब जरा देखो इसका डेफिनेशन को समझते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक एरिया है, समझो लेट से मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहे, मतलब यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स निकल के हर जगह पे जा रहे। इस तरह ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गोज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ऐसे जा रहे। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक एरिया ले लिया, ठीक है, और ये एरिया क्या है, ds है, छोटा सा एरिया है, इसलिए इसे हमने बता रहे ds से दिखाते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस। यही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये कैसा जा रहा है कि यहां से इस एरिया से पास होके जा रहा है, तो ये जो फ्लक्स जा रहा है, ये फ्लक्स इस एरिया में क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, बराबर। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया को नॉर्मली पास हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर में पास होके जा रहा है, राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो कि हमारे पास कोई एक सरफेस एरिया है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, तो इस एरिया को परपेंडिकुलरली जा रहा है 90 डिग्री बनाते हुए। तो जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दैट इज E, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, E इज इक्वल टू जो भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहां से जाएंगे, अभी तो मैंने एक ही दिखाया, और भी जाएंगे ना, ऐसे बहुत सारे जाने वाले हैं। तो जो भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स अपॉन कौन सी एरिया से जा रहे हैं, इस एरिया से निकल के जा रहे हैं, मतलब यहां से पास होके जा रहे हैं, तो ये एरिया, दैट इज एरिया एंक्लोज्ड लाइन्स ऑफ फोर्स, समझा, एरिया इंक्लोज द लाइन्स ऑफ फोर्स, जो लाइन्स ऑफ फोर्स से जा रहे हैं उसको इंक्लोज करने वाला एरिया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जो भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स है, यानी कि इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, छोटा एरिया है तो छोटे एरिया से जो भी फ्लक्सेस जाएंगे वो कम नंबर में जाएंगे, तो छोटे फ्लक्सेस को हम डी फाई से बता दिए, और जो ये एरिया है ये क्या है, ds। मतलब हम जनरल फॉर्मूला क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डी फाई अपॉन डी एस करके देखेंगे। यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E इंटू डी एस हो जाएगा, और ये जनरली होना चाहिए इसे, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस एरिया को नॉर्मली पास होके जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब ये एरिया है, यहाँ से फ्लक्स जा रहा है, तो फ्लक्स जो जा रहा है वो क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया को कैसे है, नॉर्मल है, तो ऑलरेडी ये नॉर्मल कंपोनेंट है। मतलब हम क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एरिया से पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो पास होके गए हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E बराबर, और इनटू जो एरिया है, एरिया, ठीक है, ये इसका मतलब हो रहा है, और ऐसा ये फॉर्मूला है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये एरिया को, ये जो फ्लक्स है, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है इस एरिया में, वो नॉर्मल कंपोनेंट था तो डायरेक्टली उसको उठा के लिख लिया हमने। लेकिन अगर नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होता तो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैं एरिया लेता हूँ, इधर ये वाला एरिया है, और यहाँ से ये फ्लक्स जा रहा है। अब ये एरिया वही है जो पहले वाला था, जैसा ds एरिया वही एरिया, छोटा एरिया है, और यहां से फ्लक्स जा रहा है।
अभी जो फ्लक्स जा रहा है वो फ्लक्स क्या करेगा, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर रहेगा, ऐसे इस तरफ रहेगा। लेकिन अभी जो फ्लक्स यहां से पास हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है। देखो अभी ये एरिया है, तो ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये एरिया ऐसा है, तो ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे पहला वाला कैसे था, ऐसे नॉर्मली जा रहा था, पर अभी कैसे जा रहा है, ये ऐसे इस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। मतलब ये नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है। और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द सरफेस, जिस सरफेस से फ्लक्सेस गए थे उसका एरिया लेना है। समझा, हम क्या बोलेंगे इसको, एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो अभी आप यहां पर देख सकते हो ये नॉर्मल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। अब जैसे मैथमेटिकल मेथड में हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर अगर यहां जा रहा है समझो, और आप यहां पर खड़े हो, तो इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब अगर ये ई है, ई वेक्टर है, तो देखो हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा कॉस थीटा होना चाहिए, वर्टिकल वाला साइन थीटा रहना चाहिए। और जो हॉरिजॉन्टल है वो और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसके बीच में एंगल बनेगा थीटा। मैंने इसको थीटा कंसिडर किया, इसलिए यहां पर कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। ये दोनों भी किसका कंपोनेंट है, ई का है, तो यहां पर ई कॉस थीटा और ये है ई साइन थीटा। इसको रेक्टेंगल कंपोनेंट करके हमने मैथमेटिकल मेथड में पढ़े थे। अब देखो ये पर्सन यहां से देख रहा है ऐसे, और एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा। वर्टिकल कैसा होता है, या तो डाउनवर्ड या तो अपवर्ड, और हॉरिजॉन्टल कैसे होते हैं, ऐसे आड़ा होता है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया। अब अगर ये एरिया है, तो देखो एक वेक्टर यहां से ऐसा जा रहा है नीचे की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ये वाला है, ऐसे एकदम ऐसे, और वर्टिकल इस एरिया के अंदर ही है ऐसे। तो अगर मैं इस रूल्स के हिसाब से मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं, तो देखो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या था, ds था। तो अब ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इसे मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, तो हॉरिजॉन्टल के पास कॉस बनता है, वर्टिकल के पास साइन बनता है, और हॉरिजॉन्टल वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ एंगल थीटा बनाया है, तो ये थीटा रहेगा और ये थीटा रहेगा, और ये दोनों भी इसका कंपोनेंट है, इसलिए ई कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा। अब देखो इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बना है तो इसके अंदर से क्या पास हुए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस पास हुए हैं। अभी छोटा एरिया है, तो जो भी इसके अंदर से फ्लक्स पास हुआ है उसको हम डी फाई से दिखाएंगे, छोटा एरिया है तो ds से बताएंगे। तो अब आप मुझे बताओ हमारा फॉर्मूला क्या है, जो भी फ्लक्सेस पास हुए डी फाई इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। तो अब ये ई वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट कौन, ये है ना, देखो ये एरिया है, एरिया को नॉर्मली पास होना चाहिए, ये वाला देखो ये नॉर्मली पास हो रहा है, और ये वाला देखो ये कैसा है, ऐसे, ये वाला कैसे ऐसे है, अंदर है, ये ऐसा है। आप समझ रहे हो मेरी बात, एक मिनट, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये जो कंपोनेंट है ये एरिया है, समझो ऐसे एरिया, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे ऐसे जा रहा है, और ये वाला जो है वो ऐसे जा रहा है, और ये जो है ये इस एरिया को कैसे पास हो रहा है, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर जा रहा है। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और यहां पर एरिया ऑफ द सरफेस, ये एरिया कितना है, ds है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एरिया ds। हो गया। तो इसके अंदर से, इस छोटे से एरिया ds से कितने फ्लक्सेस गए हैं, कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस जा रहे हैं, वो है इतना। कितना फ्लक्स गए, डी फाई गए। ऐसे कितने लाइंस ऑफ फोर्स गए हैं, वो डी फाई,
और उसका फॉर्मूला होगा ये वाला। कैसे निकालेंगे? अब ये Q है और यहां पर देखो इधर कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कितने डिस्टेंस के दूर पे? R डिस्टेंस के दूर पे। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगा वो ले लेंगे, जो इधर एंगल है वो एंगल ले लेंगे, ये एरिया कितना है वो एरिया हम यहाँ पुट कर देंगे, तो पता चलेगा इस एरिया से कितने फ्लक्सेस गए वो पता चल जाएगा। अब ये कैसे निकालते हैं? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। आपको यहां पर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? इस चार्ज का, तो चार्ज Q, और ये कितने डिस्टेंस के दूर पे ये वाला पॉइंट? R डिस्टेंस के दूर पे, तो R²। हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ये लाकर हम यहाँ पुट कर देंगे, तो पता चल जाएगा इस एरिया से कितने फ्लक्सेस पास हुए हैं ये पता चल जाएगा। क्लियर है? अब जरा जाओ, मैथमेटिकल मेथड हमने क्या पढ़े थे? कोई भी एक वेक्टर है, लेट से ये P वेक्टर है और एक Q वेक्टर है ना, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनको अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू क्या आता था? इसका मैग्नीट्यूड P, इसका मैग्नीट्यूड Q, और डॉट और वेक्टर हटाने के लिए क्या था? कॉस थीटा। समझ में आ रही है? क्लियर हो गई? मतलब देखो यहां पर पी क्यू कॉस थीटा है, तो वैसे देखो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब क्या है? ये ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। अब आप मुझे बताओ, यहां पर देखो कॉस थीटा है, पी क्यू है, पी है तो पी वेक्टर, क्यू है तो क्यू वेक्टर, कॉस हटेगा तो डॉट और वेक्टर आ जाएंगे। वैसे देखो यहाँ पर ई डी एस है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये क्या है? डी फाई। समझा क्या मैंने क्या कहा? तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर? डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है और ये क्या है? स्केलर है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड है ये। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब इतना समझ लो कि किसी भी एरिया से जो फ्लक्सेस पास होके जाते हैं, वो जो फ्लक्सेस निकल के जाने वाले हैं, वो फ्लक्सेस का फॉर्मूला चाहिए, तो वहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो, और वहां का एरिया कितना है वो एरिया ds, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा इस एरिया से कितने फ्लक्सेस गए। समझ में आ गया? तो एक बात तो समझा कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस कैसे निकालते छोटे एरिया से, ये समझ में आ गया। अब इसका यूनिट देखते हैं। सो यहां पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इसका, अब देखो थीटा तो एंगल है कि नहीं? अब इसका यूनिट देखो, फॉर्मूला क्या रहेगा? ई इंटू डी एस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई का यूनिट क्या था? देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकाल लेते हैं। अब ई इंटू डी एस दिख रहा है ना यहाँ पर, ई का यूनिट क्या होता? वोल्ट पर मीटर, और ये एरिया है, तो एरिया हमेशा क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो यहां पर हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ये दोनों कटेंगे तो क्या आएगा? वोल्ट मीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे एरिया से जब निकलता है तो कितना फ्लक्स बनाएगा? तो डी फाई करके लिखेंगे हम ऐसे, इस तरह। समझ में आ रही है मेरी बात? अब हमें क्या करना है? हमें गॉस लॉ समझना है, और गॉस लॉ में देखेंगे पूरा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा। अब जरा सोचो, एक काम करते हैं, मैं पूरा क्लोज सरफेस एरिया बना दिया है ऐसे, ठीक है? एक बड़ा सरफेस एरिया, और ये बड़ा सरफेस का छोटा सरफेस एरिया ये था, तो ये छोटे से जो फ्लक्सेस गए वो कितना गए? डी फाई गया। अब इतना बड़ा सरफेस एरिया का बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस एरिया बनेंगे, तो दूसरा सरफेस एरिया इधर होगा, इसमें से भी तो फ्लक्सेस गए होंगे। कितने फ्लक्सेस गए? डी फाई। इसमें से भी तो फ्लक्सेस गए होंगे, कितने फ्लक्सेस गए? डी फाई। ऐसे देखो ये वाला सरफेस है, इसमें से भी फ्लक्सेस गए, डी फाई फ्लक्सेस। ये वाला सरफेस एरिया, इसमें भी फ्लक्सेस गए, डी फाई फ्लक्सेस। ऐसे करते करते ये पूरा बड़े सरफेस एरिया का छोटे छोटे सरफेस एरिया में मैंने डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे करके, और हर छोटे छोटे सरफेस एरिया से फ्लक्सेस जा रहे हैं, और वो है डी फाई। तो ये डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई, ऐसे पूरा क्या करेंगे?
ये प्लस क्यू चार्ज ने पूरे सरफेस एरिया से कितने फ्लक्सेस को बाहर भेजा है वो निकालना है। तो टोटल फ्लक्स निकालेंगे इस चार्ज का। तो टोटल फ्लक्स चाहिए, तो टोटल फ्लक्स पाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ छोटा फ्लक्स। देखो इसमें कितना फ्लक्स है, d5, इसमें d5, इसमें d5। तो इन सबके d5 को जब एडिशन करेंगे तो पता चलेगा क्यू चार्ज ने पूरे कितने फ्लक्सेस को पास किया है थ्रू आउट द एंक्लोज्ड क्लोज सरफेस। पूरे सरफेस में कितना फ्लक्सेस को पास किया पता चल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, इन सबको एडिशन करनी होती है। और एडिशन मतलब इंटीग्रेशन, यानी कि छोटे छोटे से अगर बड़ा करना है ना तो फिर छोटे वाले का इंटीग्रेशन करने का मतलब एडिशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, इंटीग्रेशन का मतलब ये है, सिंपल भाषा में कहूं तो एडिशन, ठीक है, या फिर सम अप। क्या करेंगे, उसको हम सम करेंगे। तो सबका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पता चलेगा क्यू चार्ज ने पूरे सरफेस में कितने फ्लक्सेस को भेजा है, कितने लाइंस को निकाला है। ऐसे लाइन निकल रहे हैं ना यहाँ पर, तो पूरा कितना लाइन निकाला है पूरे सरफेस में वो पता चल जाएगा। और आगे लिखोगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो इसे अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, इसका आंसर क्या आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो हम यहां लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एंड ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे एरिया से कितना पास हो रहा है और फिर पूरे बड़े एरिया में कितना फ्लक्सेस निकले हैं। सिर्फ इस चार्ज का क्या, मैं एक ही चार्ज लिया है और इसका पूरा फ्लक्सेस को निकाल के देखा है। अभी हम समझते हैं गॉस लॉ। क्या समझेंगे, गॉस लॉ को समझते हैं। तो चलो इसको जरा हटा लेते हैं। अभी देखते हैं गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ, अब ये गॉस लॉ क्या है इसको हम समझते हैं। देखो इसका मेन पॉइंट क्या है, इसको पहला पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम इसका स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको कुछ समझेगा भी नहीं, हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। तो क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास एक चार्ज है, लेट्स से मान के चलो कि ये है पॉजिटिव चार्ज Q, जो कि एक पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, O पॉइंट है, O पॉइंट पे प्रेजेंट है ये चार्ज, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक बड़ा सा क्लोज सरफेस एरिया ले रहा हूं, ऐसे पूरा एक बड़ा सा क्लोज सरफेस एरिया है, एक रैंडम सरफेस, एक इरेगुलर सरफेस है, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, रैंडम है। आप कैसे भी ले सकते हो, प्रॉपर शेप वाला या इरेगुलर शेप वाला चलेगा, एक सरफेस एरिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो यहां से है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस निकलेंगे, ऐसे सब जगह निकलेंगे। तो अब ये इतना बड़ा सरफेस एरिया है तो इसमें छोटे छोटे सरफेस एरिया को मैं डिवाइड कर लेता हूं, क्योंकि जब हमें बड़ा कैलकुलेशन करनी है तो पहले छोटे छोटे को समझना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया है, ये वाला सरफेस एरिया लेता हूं, ये कहां पर है, पी पॉइंट पे, ठीक है। अब यहां से है ना फ्लक्सेस जा रहे होंगे, ऐसे ऐसे फ्लक्सेस गए, तो जाने वाला फ्लक्स क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बना लिया। तो देखो ये इस छोटे एरिया का एरिया कितना है, डीएस एरिया समझो, ये पी पॉइंट पे है और ये छोटा एरिया डीएस है। तो यहां से और भी फ्लक्सेस जाएंगे, ऐसे इधर गए, ऐसे यहां पर गए। तो देखो ये छोटा सा सरफेस एरिया का बाउंड्री यहां तक है, तो इस बाउंड्री से लेके इधर तक एक लाइन खींचा और यहां तक एक लाइन खींचा। अब इसके अंदर बहुत सारे फ्लक्सेस जाते रहेंगे ऐसे, तो बहुत सारे फ्लक्सेस जाएंगे इस एरिया के थ्रू, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ई वेक्टर। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, अब जरूरी थोड़ी है कि एकदम नॉर्मली जाने वाला है, स्ट्रेट जाने वाला है, थोड़ा एरिया अलग दिख रहा है तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे इससे पहले के एग्जांपल में देखा हमने ई कॉस थीटा और ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो छोटा सरफेस एरिया है वो क्या कर रहा है, पॉइंट ओ दिख रहा है क्या, पॉइंट ओ के यहाँ पर देखो इस एरिया का बाउंड्री पॉइंट ये, इस एरिया का बाउंड्री है, तो बाउंड्री से इधर तक एक लाइन और इधर से एक लाइन है, इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं डी ओमेगा बता रहा हूं, दैट इज सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया, इस एरिया से
पॉइंट ओ के पास कितना एंगल बन रहा है, डी ओमेगा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये चार्ज प्लस क्यू इस एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को पास किया होगा, तो कितना फ्लक्सेस पास किया होगा, d5 फ्लक्सेस को पास किया होगा। और d5 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, e cos थीटा इंटू ds, हम यही पढ़े थे, बराबर कि नहीं। अब देखो ये q चार्ज ये p पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, मान के चलो कि ये देखो r डिस्टेंस है। तो हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी एक चार्ज होता है, प्लस क्यू चार्ज हो या कोई एक चार्ज हो, वो यहां से r डिस्टेंस के दूर पे इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो फॉर्मूला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0। हमें इधर चाहिए, किसका चाहिए, इस चार्ज का, तो ये वाला चार्ज लिखा q, कितने डिस्टेंस के दूर पे चाहिए, r, तो r का स्क्वायर होता था। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू है ना 1/4πε0 का वैल्यू तो फिक्स था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बराबर। तो अब ये चार्ज ने इस एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस भेजा है, मतलब यहां से लाइंस ऑफ फोर्स को निकाला है, इस एरिया से कितना निकाला है, इतना। अब ये चार्ज इस एरिया में ये पॉइंट के पास कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि ये चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करेगा। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट किया है वो कितना है, E इज इक्वल टू 1/4πε0। अब इस चार्ज ने इधर क्रिएट किया है तो वो वाला चार्ज Q, और यहां से r डिस्टेंस के दूर पे है तो डिस्टेंस r², ये हो गया। ठीक है, बराबर, इतना तो समझा। मतलब हम क्या बोलेंगे, इधर हम वैसे बोलेंगे, ऊपर दिख रहा है क्या आपको, कहीं बोर्ड छोटा तो नहीं पड़ गया, दिख रहा है ना। तो हम इधर ऐसे बोलेंगे कि, एक मिनट, ऐसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट O। ठीक है, जो O पॉइंट पे रहने वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे कितना बनेगा, इतना बनेगा, बराबर। अब हम क्या बोलेंगे, देखो इधर ये जो इसका मीनिंग है ना, इसका मीनिंग नीचे लिखता हूं, देखो यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एरिया ds क्या रहेगा यहां पर, d∅ इज इक्वल टू E cos थीटा इंटू ds। अभी जो मैंने इससे पहले लिखा वही है, बस आपको थोड़ा लिख के बता रहा हूं ताकि समझने में इजी पड़ जाए, है ना। तो इसमें इस एरिया से कितने फ्लक्सेस पास हुआ है, इतना पास हुआ है। अब देखो d∅ इज इक्वल टू, ये जो E है ना, E का आंसर आपको यहां दिख रहा है, कितना है, 1/4πε0 Q/r² इंटू बाजू में cos थीटा इंटू ds है। देखो E के जगह पे हमने जो E का आंसर है वो लिख दिया, बाजू का जो है वो लिख दिया। ठीक है, अब ये जो d∅ है यहां पर हम क्या करेंगे, देखो Q/4πε0, और यहां देखो ये ds इंटू cos थीटा अपॉन ये जो r² है वो r² यहां ले लिया। ठीक है, यहां लिखा। अभी जो ds इंटू कॉस थीटा है, ds कौन सा है, ये वाला है, थीटा क्या है, यहां का है, और r ये वाला है। तो इन सबको सॉर्ट आउट करने के बाद जो आंसर आएगा, मतलब जो इसका आंसर होने वाला है, ये d∅ इज इक्वल टू Q/4πε0। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये वाला एंगल आता है, और क्या रहेगा, d ओमेगा रहेगा। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये बाजू में क्या है, d ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, इधर ds cos थीटा अपॉन r² है, और ये क्या है, सॉलिड
सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ds एट पॉइंट O। यानी कि ये जो ds वाला एरिया है वो O पॉइंट के पास कितना एंगल बना रहा है, d ओमेगा। देखो कोई भी एरिया अगर ये है, समझो ये पॉइंट यहाँ पर O है, तो इसका एरिया कितना बड़ा एंगल बना रहा है, इतना बड़ा एंगल बना रहा है। अब अगर एरिया बड़ा होता तो बड़ा एंगल बनाता, अब एरिया छोटू सा है तो यहां पर एंगल भी छोटू सा बनेगा, तो छोटू सा एंगल डी ओमेगा बन गया। ठीक है, चलो एक बात तो समझ में आ गया कि ये जो छोटा सा एरिया है वो ओ पॉइंट पे एंगल डी ओमेगा बना रहा है, और इस छोटे से एरिया में से क्यू चार्ज ने जो फ्लक्सेस को भेजा है, जो लाइंस ऑफ फोर्स को पार कराया है, वो इतना है, कितना, डी फाई है, बराबर। तो अब मुझे ये निकालना है कि भाई साहब यहां पर भी तो छोटा एरिया होगा, तो ये चार्ज इधर भी तो फ्लक्सेस भेजा होगा, ऐसे फ्लक्सेस यहां पर भी गए होंगे, इधर से फ्लक्सेस इधर जा रहे हैं ऐसे, है ना। फिर दूसरा यहां पर छोटा सरफेस एरिया होगा, उसमें से भी फ्लक्सेस गए होंगे ऐसे, राइट। इसमें से कितना फ्लक्स गया होगा, डी फाई गया होगा। इसमें से जो फ्लक्सेस गए होंगे वो डी फाई गए होंगे। इधर ये छोटा सरफेस एरिया, इसमें से भी फ्लक्सेस गए हैं, डी फाई फ्लक्सेस गए। ऐसे इधर छोटा एरिया छोटा एरिया छोटा एरिया, ऐसे अब बहुत सारे छोटे छोटे एरिया हैं। हर एक छोटे एरिया में से, यानी कि छोटा एरिया मतलब कितना, ds एरिया, हर ds एरिया में से फ्लक्सेस क्या करेंगे, पास होके गए हैं, मतलब यहां से सब जगह से क्या कर रहे, जा रहे, यहां से इधर से भी जा रहे। तो डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई करके पूरा क्लोज सरफेस एरिया का निकालना है। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एंटायर क्लोज सरफेस, पूरे क्लोज सरफेस में कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस पास हो गए, पूरे का निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलेंगे फाई ई इज इक्वल टू, इसमें से कितना पास हुआ, डी फाई, इसमें डी फाई 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 डी फाई, सारे डी फाई को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन, एडिशन ऑफ डी फाई, और पूरा क्लोज सरफेस एरिया है, तो क्लोज है तो यहां पर गोल गोल बना दिया, क्लोज मतलब ऐसे पूरा घूम के ऐड करना है, कहां से कहां तक में, पूरा राउंड मार के आना है, तो डी फाई। नाउ फाई ई इज इक्वल टू, डी फाई कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब ये क्यू क्या है, ये चार्ज है, और चार्ज तो कांस्टेंट होता है, जो भी चार्ज हमने लिया है उसकी वैल्यू फिक्स होगा, वो थोड़ी बदलने वाला है, तो चार्ज कांस्टेंट है। अभी देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, अब 4 तो नंबर है, पाई का वैल्यू 3.14 वो भी नंबर है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी फिक्स है, अभी भी मैंने लिख के बताया था, सारे वैल्यू फिक्स है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं। तो अब ये बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर चला गया तो बचा कौन, डी ओमेगा, मतलब हमें डी ओमेगा को ऐड करना है, और ये क्लोज मतलब पूरा सर्कल, पूरा एंटायर क्लोज सरफेस घूम के आना है। तो जरा देखो इधर एंगल कितना बनाया, डी ओमेगा, अब इधर तक देखो छोटा एरिया था, इसने डी ओमेगा बनाया, ये एरिया भी डी ओमेगा एंगल बनाया, इसने भी डी ओमेगा, मतलब इधर से एंगल बढ़ता बढ़ता यहां तक है, इतने एरिया ने, ये चार छोटे छोटे एरिया मिलके इधर तक एंगल बनाया, फिर ये वाला ये भी आ जाएगा तो और आएगा एंगल बनाएगा, फिर यहां तक ऐसे आ जाएंगे ऐसे तो और एंगल बनाएगा, ऐसे पूरा घूम के आना है। तो पूरा घूम के आओगे तो देखो अभी ये डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा है, तो पूरा क्या करेंगे हम, एडिशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, मतलब सारे डी ओमेगा आप ऐड कर लो, तो पूरा ऐसे घूम के आओगे तो कितना होगा, 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन होगा। लेकिन याद रखो अगर प्लेन में है तो ना, प्लेन है ना, ये देखो अभी ये बोर्ड है तो ये क्या प्लेन है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो ऐसे घूम के आओगे तो 360, लेकिन 3 डायमेंशन में 4 पाई रेडियन होता है, 3 डायमेंशन में कितना होगा, 4 पाई। अब जैसे ये स्पेस है, ये रूम है, ये क्या 3 डायमेंशन है, तो इसमें जब चक्कर काट के आओगे ऐसे तो पूरा कितना होगा,
4 पाई रेडियन होगा। यानी कि इसका जो आंसर है ये क्या रहेगा, आगे यहां लिख देते हम। सो पाई ई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो इसका आंसर कितना रहेगा, 4 पाई रेडियन होगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में निकाल रहे हैं। ये जो क्लोज सरफेस है वो क्या है, 3 डायमेंशन में। आपको याद है हमारा जो फिजिक्स का पहला लेसन था जिसमें हम सॉलिड एंगल पढ़े थे, हम स्फीयर का कैसा निकालते थे, अगर कोई एक स्फीयर है समझो, और यहाँ पर देखो ये पूरा स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर जो भी उसका रेडियस है, दैट इज क्या आ रहा था, सॉलिड एंगल आ रहा था, सॉलिड एंगल है ना। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना आर स्क्वायर, दोनों कट गए तो कितना आ रहा है, 4 पाई स्टेरेडियन। ये हमारा सॉलिड एंगल आ रहा था। तो जो स्फीयर का आता है, वैसे हर क्लोज सरफेस का जो टोटल एंगल होता है सॉलिड एंगल, वो कितना आता, 4 पाई स्टेरेडियन होते थे, राइट ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 पाई आएगा। अब बाजू में लिख देते हैं हम यहाँ बताएंगे कि डी ओमेगा जो इज इक्वल टू वो कितना आएगा, 4 पाई। क्या मतलब है ये, इसका मतलब है कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर क्लोज सरफेस, एंटायर क्लोज्ड सरफेस एट पॉइंट ओ। मतलब समझे, देखो ये पूरा क्लोज सरफेस मिलाकर जब पूरा घूम के आप आओगे तो इसका एंगल देखो पहले यहां पर था ऐसे, अब पूरा घूम के यहां पर आ जाओ तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो देखो इंटीग्रेशन मतलब क्या किया यहाँ पर, एडिशन, डी ओमेगा का एडिशन किया, और कितना 4 पाई आएगा, तो 4 पाई। अब 4 पाई कैंसिल हो गए, तो पाई ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये जो क्यू चार्ज है वो पूरे क्लोज सरफेस में कितने फ्लक्सेस को भेजा है, इतने फ्लक्सेस। सिर्फ इधर नहीं, सब जगह पूरा पूरा कितने लाइंस को निकाल के भेजा है इन्होंने। ये जो भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स यहां से निकल के गए वो कितने होंगे, इतने होंगे। और आंसर क्या है पता है क्या, निकालने का सिंपल है, जो भी वो चार्ज है वही आप यहां ले लो। चार्ज कौन सा है, वो प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू। अब अगर इधर माइनस क्यू होता तो ये लाइंस ऑफ फोर्स को अंदर लेता है, ऐसे खींचता अंदर, तो माइनस क्यू आ जाता। अब ये चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखो यहां से अवे जा रहा है, अवे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन रहा है वो आउटवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ आते तो इनवर्ड हो जाता, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव से ये पता चल रहा है कि जो फ्लक्सेस है वो आउटवर्ड जा रहे हैं। अगर इधर नेगेटिव होता तो फ्लक्सेस इनवर्ड में आते। इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए स्पेशली प्लस क्यू लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी देखो एक बात समझो, ये जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है कितने फ्लक्सेस को भेजा है, पूरे फ्लक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूरे नंबर ऑफ लाइंस कितने निकाले, इतने। और आंसर कैसा पता है क्या, जो चार्ज ने निकाला है वही चार्ज यहां पर ले लो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स्ड है। दोनों को आप सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उतने लाइंस ऑफ फोर्स को इसने भेजा है। अब अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो हम यहां पर माइनस क्यू लिखते, जो भी ये चार्ज का वैल्यू पुट करते, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है वो भी पुट कर लेते, सॉल्व करते, कुछ नंबर आ गया, उतने नंबर की लाइंस अंदर आए हुए, अंदर, क्योंकि माइनस है तो माइनस चार्ज क्या करते, लाइंस को अंदर लेता है, तो ये सरफेस से अंदर आए हैं ऐसा उसका मतलब होता है। अब अगर ये प्लस है मतलब उतने लाइंस ये सरफेस से बाहर गए और इसने भेजा है वो, समझ गए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस, फॉर ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस enclosed by a closed surface, enclosed by closed surface। समझ के,
अब इसका मतलब क्या समझा, देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जरा समझ लेते हैं। देखो यहां हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्लस क्यू चार्ज था, उसने कितने फ्लक्सेस को भेजा वो पता चल गया। अब मान के चलो कि प्लस क्यू के जगह पे Q1 चार्ज होता, Q1 तो कितने फ्लक्सेस को भेजता, तो हम क्या बोलते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 ओवर क्लोज्ड सरफेस इज कितना रहता है यहां पर, φ1 इज इक्वल टू प्लस Q1 हो जाता, क्योंकि पहला वाला चार्ज ने भेजा। अच्छा इसके अंदर दूसरा भी चार्ज होता प्लस Q2, तो ये भी तो भेजता ना। मैंने अभी इससे पहले क्या किया, एक ही चार्ज को रखा था, अभी मैं और भी चार्ज को रख रहा हूं, मैंने Q2 को रख दिया। Q2 भी क्या करेगा, फ्लक्सेस को भेजेगा, ऐसे सब जगह भेजेगा वो भी। तो उसका आंसर क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 ओवर क्लोज्ड सरफेस इज क्या आता, φ2 इज इक्वल टू प्लस Q2, है ना। अच्छा मान के चलो इसके अंदर Q3 चार्ज भी है, तो उसका कैसा आता, सेम डायलॉग, बस Q2 के जगह पे क्या आता, Q3। तो अभी देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q3 ओवर गिवन क्लोज सरफेस इज क्या लिखते हैं यहां पर, φ3 इज इक्वल टू प्लस Q3। ऐसे करते करते इसमें Q4 Q5 ऐसे करते एकदम Qn नंबर ऑफ चार्जेस है, n नंबर ऑफ, तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Qn ओवर गिवन क्लोज्ड सरफेस इज क्या लिखता है यहां पर, φn इज इक्वल टू प्लस Qn। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 ये सारे चार्जेस हैं, सबको मिला के मैं बता रहा हूं कैपिटल Q, क्या बता रहा हूं, कैपिटल Q। चलो यहां पर लिख लेते हैं कैपिटल Q। कैपिटल Q क्या बता रहा है यहां पर, देखो ये बता रहा है कि यहां पर प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे सब ऐड करके कितना आ रहा है, प्लस Qn, सब ऐड करके कैपिटल Q बताया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, अभी ये बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सबका निकालना है मुझे। पहला तो मेरे पास अकेला प्लस Q था, उसका तो हमने निकाल के देख लिया ऐसे आ रहा था, लेकिन अभी इस सरफेस के अंदर मैंने बहुत सारे चार्जेस को भर दिया है और सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस मुझे निकालना है। तो अब यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस कौन से हैं, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn enclosed by entire surface is क्या लिखूंगा, पाई ई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 ऐसे करते करते पाई n तक जाएगा। तो कैसे लिखेंगे यहां पर, पाई इज इक्वल टू φ1 कितना आ रहा है, प्लस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन, ऐसे करते करते डॉट 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 प्लस Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो इसमें एक बात तो कॉमन है कि यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे करते करते Qn तक है, मतलब पाई ए इज इक्वल टू, देखो ये ऐसे ही रहेगा, इसको एक जनरल फॉर्मूला बना के देते हैं, समेशन मतलब एडिशन। देखो एडिशन है ना यहाँ पर, तो एडिशन कहां से, 1 से लेके i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक और Qi लिखा, मतलब क्या, देखो i इज इक्वल टू 1, यहां पर 1 पुट करो तो Q1 आ जाएगा, फिर यहां पर i इज इक्वल टू 2 यानी कि इधर 2 पुट करो तो Q2 आ जाएगा।
i इज इक्वल टू 3 तो यहाँ पर 3 पुट करो Q3 आ जाएगा। ऐसे n नंबर, यहाँ पर i के जगह पे n पुट करो तो Qn आ जाएगा। और इन सबका क्या है, प्लस 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 एडिशन है, मतलब समेशन। याद रखो ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब भी क्या है, एडिशन है, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये भी एडिशन ही होता है। समझ में आ रहा है? बस ये ऐसे नंबर बाई काउंट करता है और ये पूरा कंटिन्यूस में काउंट करता है, ये कंटिन्यूस काउंटिंग हो जाती है, कंटिन्यूस काउंटिंग करता है ये, काउंटिंग, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पर कैसे, पार्ट पार्ट डिस्क्रीट पार्ट में डिस्क्रीट पार्टिकल्स को काउंट करता है, तो ये ऐसे काउंट कर लेंगे। अब मुझे बताओ ये Q1 Q2 Q3 4 सब ऐड करके क्या बताया हमने, कैपिटल Q बताया। तो देखो सबका एडिशन ही है ना ये, तो पाई e इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन सबका एडिशन क्या हो गया, कैपिटल Q। मतलब फॉर्मूला ये आ रहा है कि कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब देखो जितने भी है उन सब का एडिशन करना, इसको कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो मेथड है ना यहाँ पर, ये जो हम एडिशन करें सबका, मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आ रहा है? ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या किया हमने, इसको ऐड कर लिया। समझ में आ रहा है? इस पूरे क्लोज सरफेस में जितने भी चार्जेस है उन सब के फ्लक्सेस को हमने क्या किया, एडिशन किया। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, जितना भी इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? और ये उसका फॉर्मूला है, एंड दिस इज अ गॉस लॉ, यही है गॉस लॉ। अब इसका स्टेटमेंट कैसे समझे, देखो अभी आपको यहां तक समझ में आ गया ना, स्टेटमेंट समझाते हैं। उससे पहले एक बात देखो, ये जो गॉस लॉ है ना, यहां पर ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए चल जाएगा। मतलब अभी देखो रैंडम सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, या फिर अगर मान के चलो हम ऐसा कुछ लिए होते, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में लिया समझो, और यहाँ पर चार्जेस होते तो इधर भी चलेगा, सब जगह चलेगा ये। तो क्लोज सरफेस के लिए मतलब इरेगुलर सरफेस के लिए भी चलेगा, रेगुलर सरफेस के लिए भी चल जाएगा। इतना तो आपको समझना है। तो गॉस लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस सरफेस, या शेप ऑफ द सरफेस। जो भी सरफेस है उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता, शेप कैसा भी चलेगा, उसका शेप इरेगुलर हो या रेगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉस लॉ के अंदर सिर्फ हमें इतना देखना होता है कितने फ्लक्सेस गए निकाले, ये चार्ज कितने फ्लक्सेस निकाल रहे, बस वो चेक करना है। कितने फ्लक्सेस बाहर भेजे या कितने फ्लक्सेस अंदर लिए, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स दैट इज फ्लक्सेस, वही निकालना होता है। क्लियर हो गई? चलो अभी यहां पर है ना, एक इसका स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बताता है वो देखो, यहां पर हमारा डस्टर ये रहा, देखो स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट करना है, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट है कार्ल फ्रेडरिक, ये साइंटिस्ट ने कार्ल फ्रेडरिक गॉस नाम के साइंटिस्ट ने ये सब कुछ हमें बताया है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट ये कि दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक field over through लिखूं, through closed surface is equal to the net charge enclosed by the surface divided by the epsilon naught। मतलब क्या बता रहा है,
टोटल देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स पाई ई इज इक्वल टू देखो ओवर अ गिवन क्लोज सरफेस। अब ऐसे ही बोल सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस enclosed by the given closed surface is equal to the net electric charge divided by the epsilon naught। ऐसे भी बोलो वैसे ही बोलो, अब जो लिख दिया तो लिख दिया, अब बार बार वापस नहीं लिखूंगा, समझ जाओ। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ गिवन क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस enclosed by the surface, कितना था Q अपॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझा क्या? या फिर आप ऐसे बोलो कि यहां पर जो चार्ज है वो चार्ज का नेट, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि दैट इज कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नेट चार्जेस है, ये पूरा एडिशन करके आ रहा है और ये उसका स्टेटमेंट है, आप समझ लो। क्लियर हो गई मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल। यहां तक था हमारा गॉस लॉ और इतना ही था टॉपिक के अंदर, कुछ नया नहीं है। इतना याद रखो कि इसके सरफेस में, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि देखो ये चार्ज है, समझो इतने फ्लक्सेस को भेज दिया, अब मैं ये बोल रहा हूं कि काम करता हूं मैं इतना बड़ा सरफेस लिया, अब इसमें भी उतना ही फ्लक्सेस रहेगा कि जितना पहले था, तो उतना ही रहेगा। फॉर्मूला देखो क्या बता रहा है, फॉर्मूला ये बता रहा है कि अंदर कितने चार्ज है, बस उस पर ध्यान देना है आपको। अब सरफेस बड़ा हो छोटा हो फर्क नहीं पड़ता, सरफेस कितना ही बड़ा रहने दो कितना भी छोटा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि वो सरफेस के अंदर कितने चार्ज है, सिर्फ वो चार्ज देखना है। पहले जितने चार्ज थे अभी भी उतने ही चार्ज है, और आप सरफेस बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जितना पहले फ्लक्सेस गए थे अभी भी उतने ही फ्लक्सेस जाएंगे, क्योंकि फ्लक्सेस डिपेंड करते हैं अंदर चार्ज कितने हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, और ये वैल्यू तो फिक्स है। समझा? तो बढ़ाने से सरफेस का शेप चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सरफेस के अंदर कितने चार्ज है वो ध्यान देना है। ठीक है? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस डज नॉट डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द एंक्लोज सरफेस। एंक्लोज सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता, अंदर कितने चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेता हूं और आपको समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 5.0 कूलम is placed at the center of the sphere of radius 1 मीटर। ठीक है, एक स्पीयर दिया है, उसका रेडियस कितना दिया है 1 मीटर दिया है, और उसके सेंटर में 5 कूलम का चार्ज को प्लेस करके रखा है। अब ये बोल रहा है कि यहां पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the sphere। दूसरा है कि यहां पर हाउ विल दिस वैल्यू चेंजेस if the radius of sphere is doubled। ठीक है, ऐसे बोला है। अब मतलब समझते जरा देखो, मतलब ये है, मतलब समझ लेते हैं। देखो यहां पर ये है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ 5.0 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का यहां से रेडियस कितना r है, और यहां पर ये चार्ज प्लस q है, और जिसका कितना है यहां पर 5.0 कूलम है। अब वहां पर प्लस दिखा है इसलिए मैंने यहां पर प्लस q चार्ज ले लिया। तो ये क्या कर रहा है, यहां से फ्लक्सेस को भेज रहा है, ऐसे बहुत सारे फ्लक्सेस को इस एरिया से क्या कर रहा है, ये पास करा रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये कितना फ्लक्सेस को भेजेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, फ्लक्सेस इज इक्वल टू जो भी चार्ज है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो अब फ्लक्सेस इज इक्वल टू चार्ज कितना है यहाँ पर 5.0 कूलम है, मतलब 5 कूलम है, ठीक है, अपॉन क्या है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। मैं क्या बोलता हूँ, ये जो आंसर है ना इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंपल मेथड करके करते, देखो ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो मैं इसे ऐसा लिखता हूँ कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 4 पाई और नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई जाएगा तो फिर से पुराना वाला आएगा, मतलब मिनी में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ मैंने फॉर्मेट बदल दिया। तो यहाँ से क्या होगा कि पाई इज इक्वल टू, देखो ये Q इंटू 4 पाई बाजू में रख लिया और 1 अपॉन नीचे देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ रख लिया, मतलब इसको इधर ले लिया, इसको साइड में कर लिया। अब क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता है, कितना है इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 है, और ये जो Q है, Q का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, इंटू बाजू में 4 पाई है तो मैंने 4 पाई ऐसे रख लिया। अब जरा देखो ये 9 5 से कितना 45 हो जाएगा, और 45 इंटू 4 करेंगे, 9 5 से 45 और 45 इंटू 4, 4 5 से 20 तो 2, 4 4 से 16, 16 प्लस 2 कितना 18, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर पाई इज इक्वल टू 180, और ये पाई रहेगा, और 10 टू द पावर कितना है यहाँ पर 9 है। तो देखो यहाँ पर अब जरा ए एड 180 मतलब क्या, 10 टू द पावर 1 लिख सकता हूँ 180 को, और बाजू में पाई है और 10 टू द पावर 9 है, तो कुल मिला के ये 18 पाई और ये 9 प्लस 1 कितना 10, 10 का पावर 10 आ गया। अब ये 18 है, पाई का वैल्यू 3.142 है, 10 टू द पावर कितना 10। एक काम करते मल्टीप्लाई करते, 18 टू जा कितना 36, तो यहाँ पर हो गया 3, 18 4 जा 72, तो ये हो जाएगा 75, तो यहाँ पर आ गया 7, 18 1 जा 18, 18 प्लस 7 कितना होता है, 18 प्लस 7 आ गया 25, तो यहाँ पर 25, तो यहाँ 2, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, 54 प्लस ये कितना 56 आ गया। अब इसको यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट 10 टू द पावर कितना यहाँ पर 10 है। एक काम करता हूँ, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 5.6556 इंटू 10 टू द पावर कितना 11, और ये इसका यूनिट क्या रहेगा वोल्ट मीटर आ गया, 5.6556 इतना आ रहा है वैल्यू। मतलब ये चार्ज इस स्फीयर के सरफेस से कितने फ्लक्सेस को पास कराएगा, इतने फ्लक्सेस को पास कराएगा। तो वो पूछा था कि यहां पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द स्फीयर, दिस इज द वैल्यू। अब आगे क्या बोल रहा है कि हाउ विल दिस वैल्यू चेंजेस इफ रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज डबल, मतलब बोल रहा है कि यहां पर रेडियस कितना था 1 मीटर था इसका, उसमें दे के रखा है, अब रेडियस हो गया 1 मीटर पहले से था, अब बोल रहा है कि इसका रेडियस डबल हो गया, यानी कि जो नया वाला रेडियस है वो 2 मीटर हो गया, पहले का 1 मीटर अब 2 मीटर। अब अगर एक नया स्फीयर बना लिया हमने, तो इधर से कितना फ्लक्स जाएगा, जरा सेंस का इस्तेमाल करो, जो फ्लक्स यहां पर गया वही आगे जा रहा है, जो फ्लक्स इधर गया था वही आगे जा रहा है, जो फ्लक्स यहां पर है वही आगे जा रहा है, मतलब यही तो फ्लक्स जाएंगे, और कौन सा फ्लक्स आएगा वहां पर, चार्ज पहले जितना फ्लक्स निकाला था उतना अभी भी निकालेगा। अब मैंने पहले ही कहा कि ये फर्क नहीं पड़ता कि वो शेप कितना बड़ा हो रहा है कितना छोटा हो रहा है, चार्ज कितना है अंदर वो तो फिक्स है ना, चार्ज तो नहीं बदला है, चार्ज जितना पहले था अभी भी उतना ही है, तो फ्लक्सेस भी उतना ही रहेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पर देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, electric flux if the radius of sphere is doubled, अगर रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड, मतलब स्फीयर का रेडियस अगर आप बढ़ा दोगे तो भी फ्लक्सेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो वो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू कूलम इज कांस्टेंट, वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और वो इतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक को कवर किया,
और गॉस लॉ को हमने कवर किया, और गॉस लॉ को स्टेटमेंट को भी समझा, कुछ क्वेश्चंस भी, एक क्वेश्चन लेके हमने सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।